लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 30। जूलियट ने जो जैक से कहा था उसे सुनकर जैक बहुत खुश था और मुस्कुराते हुए पूरे अंडरग्राउंड हॉल में छानबीन कर रहा था। उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जूलियट भी उसे पसंद करती है और उस हालत सिर्फ फ़र्क पड़ता है फिर वह टोनी और उसके बारे में क्या सोचता है। जैक बी लाइक दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ओह! जैक इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था। वह मुस्कुराता हुआ एक रूम के अंदर गया और उसकी नज़र सामने गई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका मुंह खुल गया। तभी क्रिस पीछे से बोलता हुआ आता है और अपना हाथ जैक के कंधे पर रखने को होता ही है कि तभी उसकी नज़र सामने जाती है। उसकी नज़र सामने जाते ही शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका हाथ जैक के कंधे के बजाय हवा में ही रह जाता है। कुछ देर बाद तक दोनों ने रिएक्शन वही थे। वह दोनों वहाँ पर बिल्कुल मूर्ति बने खड़े थे। कुछ सेकंड बाद जैक होश में आया और फिर उसने क्रिस से के दोनों कंधे पकड़कर उसे हिलाते हुए धीरे से कहा, ब्रो होश में आओ। जैक के इसी को हिलाने पर क्रिस होश में आया और फिर उन दोनों के मुंह से एक शब्द निकला, ईशानी मैडम। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जैक से जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर ग्रुप में उन सभी के पास मैसेज किया, ईशानी मैडम मिल गई है। इधर होटल के बाहर वंश, सचिता, दीक्षित, दिव्या, कैली, अरिजीत और जूलियट के फ़ोन में नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उन सभी ने अपने फ़ोन को जल्दी से निकाल कर उस मैसेज को पढ़ा। मैसेज को पढ़ने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और अरिजीत की तो खुशी का मानो ठिकाना ही ना रहा हो। उन सभी ने एक दूसरे को आंख और हाथ से इशारा किया। जूलियट ने गिफ्ट शॉप में से बाहर देखते हुए वह सभी के चेहरे की खुशी देखकर समझ गई थी कि ज़रूर कोई गुड न्यूज़ है और मैसेज ज़रूर जैक का ही आया है। जूलियट भी अभी उस नोटिफिकेशन को देखना चाहती थी। उसके बहाने उसने बताने हुए टोनी से कहा, बेबी आई एम ज़रा वॉशरूम जाकर आती हूँ और फिर कोई अच्छा सा गिफ्ट सेलेक्ट कर लो। टोनी ओके। और फिर वह वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम में पहुंचकर उसने जल्दी से मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ने के बाद उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह बहुत ज़्यादा खुश थी और ज़्यादा खुशी तो उसे इस बात की थी कि अब वह एक पति को एक पत्नी मिल जाएगी और उसके बेटे को उसकी माँ दोबारा 26 साल बाद मिल जाएगी। मैसेज पढ़ने के बाद वह वापस टोनी के पास आई और उससे बोली, बेबी आई एम क्या पसंद किया है। टोनी डार्लिंग फ्लावर बोर्ड ले लेते हैं क्योंकि अभी वह बीमार है, उनके लिए फ्लावर्स अच्छे रहेंगे। जूलियट हाँ बेबी इट्स ओके, इट्स गुड आइडिया और साथ में हम फ्रूट बास्केट भी ले लेना। टोनी ओके फिर चलो बनवा लेते हैं फ्लावर बास्केट एंड फ्रूट बास्केट। जूलियट ओके टोनी बेबी फ्लावर सेलेक्ट कर लो। जूलियट ओके लाइट पिंक विद वाइट। टोनी वाह जान ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उन दोनों ने लाइट पिंक और लाइट कलर का बकेट ले लिया और फिर उन दोनों ने फ्रूट बास्केट बनाया और फिर वह दोनों गिफ्ट लेकर वापस होटल के अंदर आ गए और फिर वह नीचे अंडरग्राउंड हॉल में आ गए। जैक और क्रिस उन दोनों को आते ही उन दोनों के पास जाकर खड़े हो गए। वह चारों एक साथ
उसी रूम की तरफ जाने लगे जिसमें टोनी का डैड था। टोनी के बाप को होश आ चुका था और अखिल और वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वह चारों रूम से कुछ दूर पर रुक गए। वह चारों अखिल और टोनी के बाप की बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने सुना कि अखिल बॉक्स में आपको पिछले 26 सालों में बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपको वापस देख पा रहा हूँ। मैं आपसे वापस बातें कर पा रहा हूँ। आप जिंदा हैं फर्स्ट किंग। अखिल, यह सब टोनी की वजह से मुमकिन हुआ। टोनी बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। वह ईशानी मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने मेरे साथ गद्दारी करती रही। मेरे सारे गैरकानूनी कामों के सबूत इकट्ठा करती रही, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। लेकिन टोनी उसे मैसेज कुछ मुलाकातों में ही पकड़ लिया और टोनी की इस समझदारी के कारण मैंने उसे अपने अंडरवर्ल्ड का सारा काम सौंप दिया था। मैं चाहता तो मैं मेरी आधी जायदाद जयेश को भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जयेश से ज़्यादा काबिल टोनी है। टोनी अपने बाप के मुंह से अपने बारे में तारीफ सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी अखिल ने कहा, बॉस, कुछ महीना पहले टोनी बहुत समझदार हुआ करता था। मेरी नज़रों में टोनी से ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं था। आपके बाद अगर मैं किसी के साथ काम करना चाहता तो वह टोनी ही था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। टोनी पागल हो गया है। उसका दिमाग एक लड़की के पीछे फिर गया है, वह जानते हुए भी कि उसके पिता के साथ भी एक लड़की ने धोखा किया था। एक लड़की के कारण उसके पिता 26 सालों से कोमा में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी वह एक लड़की पर अंधविश्वास कर बैठा। फर्स्ट किंग, मतलब क्या है? अखिल, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम साफ साफ शब्दों में कहो। अखिल, बॉस, टोनी एक लड़की के प्यार में पड़ गया है। उसके प्यार में वह पागल हो गया है। वह उस पर अंधविश्वास करता है और आप जानते हैं कि उसने मुझे न चुनकर उस लड़की को चुना। उसने मेरी बात पर यकीन ना करके उस लड़की पर यकीन किया। बॉस, मैं टोनी के साथ उसके बचपन से ही हूँ, लेकिन उसने मुझे यह यकीन नहीं किया। बॉस, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वह लड़की टोनी को धोखा दे रही है। वह इंडिया से है और मुझे लगता है वह कोई भारतीय जासूस है। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी हैं। बाहर वह चारों वह बातें सुन रहे थे। अखिल की बात सुनकर टोनी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर रखी थी और क्रिस, जैक और जूलियट थोड़े घबराए हुए थे। इस वक्त उन तीनों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर इस वक्त उन सभी को पोल खुल गई तो मिशन कंप्लीट होने की कगार पर जाकर बंद हो जाएगा। आज भी वही हो जाएगा जो 26 साल पहले हुआ। 26 साल पहले भी मिशन खत्म होता होता रुक गया। उन तीनों के मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं आज यह मिशन यही ना रुक जाए, क्योंकि आज अगर यह मिशन यहीं रुक गया तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इस मिशन को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। न जाने कितने हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी पहले खराब हो चुकी है, लेकिन अगर आज यह मिशन नहीं रुका गया तो ज़िंदगी भर के जाने कितने और लाखों हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी। फर्स्ट किंग, अखिल
भगवान ने बनाया ही कुछ ऐसा है लड़कियों को। लेकिन आज तुम्हारी बात सच है तो टोनी के साथ साथ हम सभी की जान खतरे में है, और अगर सच में वह कोई भारतीय जासूस है तो अब तक जो वह सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी होगी, और वह अकेली नहीं आई होगी, उसके साथ उसकी पूरी टीम होगी। अखिल, ये भारतीय जासूस बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। भारतीय जासूसों के खून में एक चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, देशभक्ति। भारतीय जासूस सबसे ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। अखिल बॉस, तो फिर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? टोनी पागल हो गया है उस लड़की के पीछे। फर्स्ट किंग, मार दो अखिल, उस लड़की को मार दो, और साथ ही साथ जिस पर तुम्हें शक है उन सभी को भी। अखिल ने तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुम जो भी करोगे वह सब सही ही करोगे, मुझे पूरा यकीन है। टोनी अपने बाप के बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। जैक ही वह लोग अखिल को मारने के लिए बढ़ने लगा। जूलियट ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक दिया और धीरे से उसके कान में बोली, टोनी रुक जाओ, वह अभी आगे कुछ और बात कर रहे हैं, पहले हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और अभी तुम इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं करोगे। इनमें मुझ पर शक है तो मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देकर रहूंगी। तुम मेरी कसम है, तुम इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी मत करो। टोनी पर जान, वह दोनों तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं खुद पर लगे इल्ज़ाम भी सह सकता हूँ, पर तुम पर लगे नहीं। जूलियट, टोनी, मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरी कसम है तुम इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं कहोगे। और वैसे भी उन दोनों का शक करना सही है। जैक भी उन दोनों की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भरा जा रहा था, लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। जैक जैसे ही उसे कुछ कहता उससे पहले उसे याद आ गया कि जूलियट ने थोड़ी देर पहले उससे क्या कहा था, और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। फिर वह चारों दोबारा उसकी बातें सुनने लगे। अखिल बॉस, हम उस लड़कियों को नहीं मार सकते फर्स्ट किंग। क्योंकि अखिल, क्या बात है अखिल बॉस? क्योंकि अगर हम लोग उस लड़की को मारेंगे तो टोनी पागल हो जाएगा और वह हम सभी को ही मार देगा फर्स्ट किंग। हाँ, अच्छा तो यह बात है। फिर कुछ देर तक उसने कुछ सोचा और फिर उसने फिर से बोलना शुरू किया। तो अखिल, अब एक काम करो, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। टोनी को भी उस लड़की के साथ मार दो। अखिल टोनी के बाप की बात सुनकर चौंक गया, उसका मुंह खुल गया। फिर वह हड़बड़ाता हुआ बोला, बॉस, यह आप क्या कह रहे हो? वह आपका बेटा है फर्स्ट किंग। बेटा ही तो है, और वैसे भी वह दलदल में फंस चुका है। अगर हम लोग उसे बचाने जाएंगे तो हम खुद भी मारे जाएंगे। तो उस बचाने के अच्छा होगा हम लोग खुद ही उससे दूर हो जाएंगे और उसे हम खुद ही मार देंगे। टोनी यह सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखें लाल थी। फिर वह धीरे से बोला, इस इंसान को मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता था और वही आज मुझे मारने की बातें कर रहा है। कैसा बाप है यह जो अपने बेटे को मारने की बात कर रहा है? यह मुझे मारे इससे पहले मैं इसे ही मार दूंगा। और इतना बोलकर उसने पीछे से अपनी गन निकाली और वह अपनी गन
लौट कर रहा था कि तभी उसके पीछे बाप की आवाज़ आई, फिर से सुनाई दी, फर्स्ट किंग, आखिर यह तो सब मेरा बेटा ही है। मैंने तो अपनी बीवी को भी खुद ही अपने हाथों से मार दिया था। अखिल, क्या बॉस, ये क्या कह रहे हो? फर्स्ट किंग, हाँ अखिल, मैंने अपनी माँ राजेश्वरी से प्यार किया था और वह यह बात नहीं जानती थी कि मैं सिंगापुर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हूँ। सिंगापुर की पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर सिर्फ मेरा राज चलता है। सिंगापुर अंडरवर्ल्ड का मैं बेताज बादशाह हूँ। मैंने उससे कहा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, पर जब मैं उससे मिला, मैंने उसकी बातों की, तब मुझे पता चला कि वह एक देश प्रेमी है, वह देशभक्त है। और अगर मैं उससे यह बात बता देता हूँ कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, तो वह मुझे खुद ही सिंगापुर की सरकार को पकड़वा देगी। इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। लेकिन शादी के बाद जब टोनी 9 साल का था, तब एक दिन उसे पता चल गया कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। मैंने उसे प्यार से समझाया था कि तुम यह बात किसी को मत कहना। हम दोनों हमारी ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे जैसे अब तक जीते आए हैं। लेकिन उसके अंदर वह देशभक्ति का कीड़ा था ना। वह मुझे दिक्कत देने लगी कि वह सिंगापुर की सरकार को मेरे खिलाफ सारे सबूत दे देगी। इसीलिए मैंने उसे मार दिया और मैंने टोनी से कहा कि उसकी माँ को एक गैंगस्टर ने मारा है और गैंगस्टर मुझसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने उसकी माँ को मार दिया। तभी टोनी ने ठान लिया था कि वह गैंगस्टर बनेगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा, वरना वह अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहता था। वह अपनी माँ से मुझसे ज़्यादा प्यार करता था। अपनी माँ के साथ रहकर वह देशभक्ति सीख रहा था और वह कहता था कि वह सिंगापुर की आर्मी ज्वाइन करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए वह गैंगस्टर बन गया। अखिल, तुम खुद ही सोचो, जब मैं उस औरत को मार दिया जिसके मैं प्यार करता था, तो क्या यह तो सिर्फ मेरा बेटा ही है। और वैसे भी अखिल, टोनी के अलावा मेरे पास मेरा एक और बेटा है और मैं जेस को टोनी से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अखिल, बॉस, लेकिन टोनी आपका बड़ा बेटा है। फर्स्ट किंग, अब बड़ा बेटा है तभी तो उसके पास ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी है, वरना अखिल, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी जेस को देना चाहता था, क्योंकि जेस बचपन से ही मेरे गैर कानूनी कामों के में मेरा सारा हाथ बटाता था। वह बचपन में ही गैंगस्टर बनना चाहता था और जेस ने मुझे बताया कि राजेश्वरी मेरी सारी सच्चाई जानकर सिंगापुर की सरकार को बताना चाहती है। राजेश्वरी मेरी उस पर्सनल सेक्रेटरी ईशानी के साथ मिल गई थी। जब ईशानी और राजेश्वरी मेरी सारी खोलने की बात कर रहे थे, तभी जेस वहीं पास में ही खेल रहा था और जेस ने ही मुझे आकर उन दोनों की सच्चाई के बारे में बताया था। टोनी ने मुझे यह बताया था कि ईशानी मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ गद्दारी कर रही है, लेकिन जेस ने मुझे यह आइडिया दिया कि मुझे राजेश्वरी को मार देना चाहिए और उसे ईशानी को टॉर्चर करके सारे सबूत ले लेने चाहिए और इसके बाद उसे भी मार देना चाहिए, वरना मैं तो राजेश्वरी को मेरे गिरफ्त में रखना चाहता था। इसीलिए मैं उससे खूबसूरती का दीवाना था। मैंने सोचा था कि मैं राजेश्वरी को अपनी कैद में रखूँगा और साथ में ही टोनी को जान से मार दूँगा, ताकि जयेश को मेरी सारी जायदाद दे सकूं। लेकिन जयेश ने मुझसे कहा कि दादा, हमें राजेश्वरी को मार देना चाहिए, वरना अगर वह वहीं हमारी गिरफ्त में भाग निकली तो अगर कहीं उसने टोनी को सारी सच्चाई बता दी तो फिर टोनी हम लोगों के खिलाफ हो जाएगा। और इसीलिए जयेश ने
कहने पर मैंने उसे राजेश्वरी को जान से मार डाला, लेकिन उस ईशानी ने मुझे जो राजेश्वरी को मारते हुए देख लिया। राजेश्वरी को मारने के बाद जब मैं टोनी को मारने के लिए गया, उस रूम में जाने ही वाला था, तो ईशानी ने मुझे राजेश्वरी को मारते हुए देख लिया था और मैं कहीं टोनी को मार ना दूं, इसीलिए उसने एक वुड फ्लावर पोट उठाकर मेरे सर पर मारा और मेरे सर पर फ्लावर पोट लगने के कारण मेरी बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया और हादसे में मेरे सर पर बहुत जोर से चोट आई। इसीलिए मैं पिछले 26 सालों से काम में था। उसके बाद ईशानी का क्या हुआ मैं नहीं जानता। इस ईशानी के बारे में सिर्फ जयेश जानता है। टोनी अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और आज जब उसे अपनी माँ की मौत की सच्चाई पता चली तो वह बहुत ज़्यादा दुखी था और गुस्से में अपने डैड से मिले बिना ही वहाँ से चला गया और उसने उसके पीछे पीछे जूलियट, जैक और क्रिस भी होटल से बाहर आ गए। टोनी, जूलियट, जैक और क्रिस दोबारा गाड़ी में बैठे और बंगले की तरफ जाने लगे। जैक और क्रिस ने गाड़ी के अंदर बैठते ही अजीत और वंश के पास मैसेज कर दिया और इन दोनों को वहाँ दूर सारी बातें बता दी। टोनी ने फर्स्ट बास्केट और फ्रूट बास्केट और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह चारों बंगले पर पहुंचे। टोनी जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में गन थी और उसकी आंखें लाल थी और उसके अंदर गुस्सा और सब। वह एक ही लाइन बार बार बोल रहा था, मैं ध्रुव, राजेश्वर और अखिल दोबारा लेकर रहूँगा, बदला लेकर रहूँगा, मैं उनको मार दूँगा। टोनी, अगर ईशानी आंटी ने मुझे बचाया था तो अखिल आखिर वह है कहाँ? वह जिंदा है या मर गई? मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। अगर इन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया है तो पता नहीं इन लोगों ने ईशानी आंटी के साथ कैसा बिहेवियर किया होगा। मुझे आज भी याद है ईशानी आंटी मेरी कितने फिक्र किया करती थी। वह ध्रुव, जयेश और अखिल को मार दूंगा। मैं ईशानी आंटी को ढूंढकर रहूँगा। अपनी माँ को तो मैं खो चुका हूँ, लेकिन माँ समान आंटी को नहीं खो सकता। जैक, जूलियट और क्रिस भी उसके पास ही सोफे पर बैठे थे और वह तीनों बस टोनी का गुस्सा घूरे जा रहे थे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।